हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप RSAT की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ये क्लास देख जाते हो तो आपको एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी इस क्लास से। ठीक है, तो पहला पर्सन दोस्तों सामने आपके, कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करने वाला मुख्य घटक कौन सा है। बताइए दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करने वाला मुख्य घटक कौन सा है। CPU है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, रैम है या इनपुट डिवाइस है। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, और चार में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। देखते हैं कौन कौन से बच्चे यहाँ पे सही जवाब दे पाते हैं इसका, और पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है एग्जाम की। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। बी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करूंगा दोस्तों पहला प्रश्न आपको सही हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा कि कंप्यूटर में ALU का मुख्य कार्य क्या है जब कोई गणितीय या तार्किक प्रक्रिया की जाती है। डेटा संग्रह करना, डेटा ट्रांसफर करना, अरिथमेटिक एवं लॉजिकल कार्य करना या आउटपुट देना। दोस्तों जो ALU का मुख्य कार्य होगा वो होगा दोस्तों अरिथमेटिक एवं लॉजिक कार्य करना या लॉजिकल कार्य करना। सी ऑप्शन इज राइट। दूसरे में क्या आएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करूंगा पहला और दूसरा प्रश्न आपका सही हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में मुख्य अंतर क्या है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में मुख्य अंतर क्या है? पहला, प्राइमरी स्थायी होती है, दूसरा सेकेंडरी तेज होती है, तीसरा प्राइमरी तेज और अस्थायी होती है, या फिर दोनों समान होती है। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा तीसरे का सही जवाब। तो बात करें दोस्तों, प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो तेज मेमोरी होती है और साथ में अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। तेज और क्या होती है दोस्तों? अस्थायी मेमोरी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है दोस्तों? स्थायी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी की बात की जाए दोस्तों तो रैम, इसका फुल फॉर्म रैम एक तरीके से एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं। और सेकेंडरी की बात करें तो हार्ड डिस्क। क्या दोस्तों? हार्ड डिस्क की बात कर सकते हैं, HDD है ना, HDD। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि यदि कंप्यूटर में बिजली चली जाए और डेटा नष्ट हो जाए तो वह कौन सी मेमोरी है। यदि कंप्यूटर में बिजली चली जाए और डेटा नष्ट हो जाए तो कौन सी मेमोरी है? रोम है, रैम है, हार्ड डिस्क है या CD है। जल्दी से बताइए दोस्तों चौथे में क्या सही जवाब होगा कि यदि बिजली चली जाती है तो कौन सी मेमोरी में डेटा स्टोर, मतलब नष्ट हो जाता है, सॉरी स्टोर नहीं, डेटा नष्ट हो जाता है एक तरीके से। तो वो होता है दोस्तों रैम मेमोरी में। किसमें दोस्तों? रैम में। अब रैम का पूरा नाम अगर बात करें पूरे नाम की तो ये होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम की बात की जाए दोस्तों तो ये होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी होता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों रैम इज द राइट आंसर। तो किन किन बच्चों ने चौथे में बी ऑप्शन टिक किया था भाई, सभी का सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। इस क्लास को उन सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जल्दी से जिनकी RSAT की एग्जाम है। ठीक है, तो पांचों प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है यहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है भाई? गेम खेलना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करना, केवल डेटा स्टोर करना या इंटरनेट चलाना। बताइए दोस्तों क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य? तो इसका मुख्य कार्य होगा भाई साहब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करना दोस्तों? नियंत्रित करना करता है इसका काम। तो पांचवें में आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। क्या दोस्तों? ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। कौन सा है भाई? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है या मॉनिटर है। जल्दी से बताइएगा किन किन बच्चों का जवाब सही होगा भाई इस प्रश्न के लिए। देखते हैं कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब देंगे भाई। क्या होगा दोस्तों सही जवाब कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। दोस्तों ये होगा स्कैनर। कौन होगा दोस्तों? स्कैनर होगा। और क्या करता है दोस्तों? ये जो हार्ड कॉपी डेटा होता है ना आपका, हार्ड कॉपी डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है टू डिजिटल डेटा। ओके, मतलब हार्ड कॉपी से किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों? ये डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को बार बार उपयोग करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में टेक्स्ट को बार बार
उपयोग करने के लिए, मतलब किसी टेक्स्ट को बार बार उपयोग करना चाहते हैं यहाँ पे, तो किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? मेल मर्ज का, फाइंड का, रिप्लेस का या ऑटो टेक्स्ट का? दोस्तों मेल मर्ज का तब किया जाता है जब हमें एक साथ में एक पूरे ब्लैंक में डॉक्यूमेंट्स भेजने हो किसी को, है ना, ये मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट सेम हो, नाम पते अलग अलग हो, तो मेल मर्ज तैयार करने के लिए किया जाता है दोस्तों इसका। तो ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑटो टेक्स्ट। क्या आएगा दोस्तों? ऑटो टेक्स्ट। सातवें में क्या आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन इज राइट, ऑटो टेक्स्ट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के बिना किसी देरी के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है दोस्तों, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लगाने के बाद परिणाम किस रूप में दिखाई देता है? बताइए दोस्तों, टेक्स्ट में, एरर में, टेक्स्ट में, कैलकुलेटर वैल्यू में, या फिर बात करें ब्लैंक में, किस में दिखाई देता है भाई साहब? तो दिखाई देगा दोस्तों कैलकुलेटेड वैल्यू में। किसमें दोस्तों? कैलकुलेटेड वैल्यू में दिखाई देगा। 8वें में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, कैलकुलेटेड वैल्यू। अब चलते हैं दोस्तों आज की 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि यदि किसी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड पर एक जैसा डिजाइन लागू करना हो तो कौन सा फीचर उपयोग करेंगे? यदि किसी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड पर एक जैसा डिजाइन लागू करना हो तो कौन सा फीचर उपयोग करेंगे? 4 फीचरों के नाम आपके सामने, एनिमेशन, स्लाइड मास्टर, इंसर्ट या रिव्यू। क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? यदि प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड पर, अब यहाँ पे स्लाइड की बात की जाए दोस्तों, तो अगर आपको नई स्लाइड इंसर्ट करनी है ना, थोड़ा सा मैं हटके बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये नई स्लाइड अगर इंसर्ट करनी है आपको तो कंट्रोल एम प्रेस करना होगा पावर पॉइंट के अंदर, कंट्रोल एम। और डुप्लीकेट करनी है दोस्तों, तो डुप्लीकेट के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल डी। ओके, अब बात करें भाई एक जैसा डिजाइन लागू करने के लिए दोस्तों जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों स्लाइड मास्टर का। किसका भाई साहब? स्लाइड मास्टर का उपयोग किया जाता है। बी पे लगा लीजिए टिक सभी बच्चे, बी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करूंगा इन 9 प्रश्नों में से आपके 9 के 9 एकदम सही हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या डिवाइस है? बताइए दोस्तों इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है भाई? तो भाई नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या कहलाता है दोस्तों? इंटरनेट कहलाता है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या कहलाता है दोस्तों? इंटरनेट कहलाता है। तो ये थे दोस्तों 10 प्रश्न। अभी तक के 10 में से 10 किसके सही हो गए भाई? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर चलते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा एक बार कि www का पूरा नाम क्या है और ये किससे संबंधित है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट सर्विस से संबंधित है, वर्ल्ड वर्क वेब सॉफ्टवेयर से है, वाइड वेब वर्ल्ड हार्डवेयर से है, या वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड डिवाइस से है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में नोट कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा मुझे क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका दोस्तों होगा सही जवाब वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होगा दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब होगा इंटरनेट सर्विस के द्वारा। तो ए ऑप्शन इज राइट। 11वें में क्या आएगा दोस्तों? ए ऑप्शन आएगा वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट सर्विस। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे यदि किसी ईमेल में बीसीसी का उपयोग किया जाए तो उसका मुख्य लाभ क्या है? यदि किसी ईमेल में बीसीसी की बात की जा रही है, यहाँ पे बीसीसी का उपयोग किया जाए तो उसका मुख्य लाभ क्या होगा भाई साहब? सभी एड्रेस दिखते हैं, ईमेल डिलीट हो जाती है, एड्रेस छिपे रहते हैं, स्पैम बढ़ता है। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी लोग। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बीसीसी की बात की जाए तो ईमेल छिपे हुए रहते हैं दोस्तों। क्या रहते हैं दोस्तों? छिपे हुए रहते हैं, एड्रेस छिपे हुए रहते हैं इसमें ईमेल के। ईमेल के एड्रेस क्या रहते हैं दोस्तों? छिपे हुए रहते हैं। बात करें दोस्तों बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या रहता है दोस्तों? ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका पूरा नाम रहता है। इसमें क्या रहते हैं दोस्तों? एड्रेस छिपे हुए रहते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे एड्रेस दिखते किस में? फिर दिखते हैं दोस्तों सीसी में। सीसी में एड्रेस दिखते हैं, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों कार्बन कॉपी। क्या होता है दोस्तों? कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। तो याद रखना सीसी या बीसीसी से फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, साथ में के कार्य भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? कंप्यूटर बनाना, डेटा और नेटवर्क सुरक्षा, ये बात करें दोस्तों गेम खेलना या इंटरनेट चलाना? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? उम्मीद करूंगा आप 13वें प्रश्न का सही जवाब देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर सभी बच्चे। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? 13वें में क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सभी बच्चे। जिनको आता है भाई ये प्रश्न, जिनको नहीं आता है वो थोड़ा वेट कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बच्चे सही जवाब दे पाते हैं इसका। तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा इसका
साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है डेटा और नेटवर्क की सुरक्षा। क्या होता है दोस्तों? डेटा और नेटवर्क की सुरक्षा होता है। 13वीं में आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 14वें प्रश्न की ओर। मेलवेयर का मुख्य प्रभाव क्या है? मेलवेयर का मुख्य प्रभाव क्या है? सिस्टम तेज हो जाता है, सिस्टम सुरक्षित हो जाता है, सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, या डेटा सेव करता है? बताइए दोस्तों क्या होगा मेलवेयर का मुख्य प्रभाव यहाँ पे? तो यहाँ पे मुख्य प्रभाव होगा दोस्तों सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। मेलवेयर क्या करता है दोस्तों? सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज की 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटा हटाने के लिए, नेटवर्क सुरक्षा के लिए, गेम खेलने के लिए, या प्रिंटिंग के लिए? दोस्तों बात करें फायरवॉल की तो यहाँ पे आएगा नेटवर्क सुरक्षा के लिए। एक ऐसी दीवार होती है जो आपको नेटवर्क से सुरक्षा प्रदान करती है, मतलब बी ऑप्शन इज राइट। 15वें में क्या आएगा दोस्तों? नेटवर्क सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों इन 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे ये जानना है कि आप लोगों में से कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो 15 में से 15 का जवाब सही दिया है भाई। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो उन सभी बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनकी RSAT की एग्जाम है। 16वां प्रश्न है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है पहले तो समझो आप। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब होता है इंटरनेट के द्वारा डेटा एक्सेस करना, मतलब स्टोर करना, एक तरीके से इंटरनेट की मतलब वेबसाइट पर डेटा स्टोर करना क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ऑनलाइन डाटा एक्सेस करना, ऑनलाइन डाटा एक्सेस करना। 16वें में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन, ऑनलाइन डाटा एक्सेस करना। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, यदि किसी फाइल को डिलीट किया जाता है तो वह सबसे पहले कहाँ जाती है? रैम में, सीपीयू में, रिसाइकल बिन में, या रोम में? इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों यहाँ पे कि अगर मान लो कोई फाइल को आप डिलीट करना चाहते हैं या डिलीट कर दिया आपने तो वो कहाँ जाती है? रैम में जाती है, सीपीयू में जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है, या रोम में जाती है? दोस्तों ऐसी कंडीशन में वो फाइल जाएगी रिसाइकल बिन के अंदर। आप चाहो तो यहाँ से वापस रिस्टोर कर सकते हो, तो यहाँ पे जाएगी दोस्तों रिसाइकल बिन के अंदर। लेकिन एक बात और, अगर मान लो हमें किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करना है, परमानेंट क्या करना है दोस्तों? मिटाना है फाइल को परमानेंट तरीके से, तो आप किसका उपयोग करेंगे भाई? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, किस की का उपयोग करेंगे? तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों शिफ्ट के साथ में डिलीट का प्रयोग। परमानेंट मिटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? शिफ्ट के साथ में डिलीट का प्रयोग करना पड़ेगा परमानेंट मिटाने के लिए। तो लिख लेना दोस्तों, किसी भी फाइल को परमानेंट मिटाने के लिए जिससे वह रिसाइकल बिन में नहीं जाए, किसका उपयोग करेंगे दोस्तों? शिफ्ट के साथ में डिलीट का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की, और 18वां प्रश्न पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में काउंट A1 से A10 क्या होगा? एमएस एक्सेल में काउंट A1 से A10 क्या होगा या क्या करेगा? टेक्स्ट काउंट करेगा, सम करेगा, एवरेज करेगा, या नंबर काउंट करेगा? दोस्तों ये जो काउंट का फंक्शन है वो क्या करेगा दोस्तों? नंबर काउंट करेगा। क्या करेगा दोस्तों? नंबर काउंट करेगा। ठीक है, मैं हल्का सा आपको रिविजन करा देता हूं इनका भी। ठीक है, एक होता है दोस्तों आपके पास फंक्शन जिसका नाम होता है COUNTA, कॉन्टा का होता है। एक होता है दोस्तों इक्वल COUNT, काउंट ब्लैंक का होता है। किसका होता है दोस्तों? काउंट ब्लैंक का होता है। और एक होता है दोस्तों COUNT इफ, काउंट इफ का होता है। देखिए दोस्तों काउंट ए का क्या काम करता है? सभी सेल्स को गिनता है, सभी भरी हुई सेल को गिनता है। किसको दोस्तों? भरी हुई सेल को गिनता है, को गिनता है। अब चाहे उसमें कुछ भी हो, चाहे नंबर हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे स्पेशल कोई भी सिंबल हो, सभी को गिनेगा कौन? काउंट ए का। जबकि काउंट का क्या करता है दोस्तों? सिर्फ नंबर गिनता है। ये क्या करता है दोस्तों? सिर्फ नंबर काउंट करता है आपके। काउंट ब्लैंक क्या करता है? खाली सेल गिनता है। क्या करता है दोस्तों? खाली सेल्स को क्या करेगा दोस्तों? गिनेगा। ठीक है, और काउंट इफ क्या करेगा दोस्तों? शर्तों के आधार पर गिनता है, शर्तों के आधार पर गिनता है। उम्मीद करूंगा इनमें से कोई फॉर्मूला अगर आ जाए तो आप गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, काउंट ए के बारे में, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट के बारे में मैंने आपको अच्छे समझा दिया। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आप गलत नहीं करके आओगे किसी भी कंडीशन में। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 19वां है दोस्तों, यदि इफ A1 बड़ा है 50 से तो पास या फेल लगाया जाए तो क्या दर्शाया जाता है इसमें? तो यहाँ पे दोस्तों एक तरीके से लॉजिकल डिसीजन दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा लॉजिकल डिसीजन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। सीधी सी बात है, इसमें बोला गया है कि अगर मान लो A1 बड़ा है 50 से, मतलब बड़ा है, तो पास हो जाएगा, अन्यथा फेल हो जाएगा। तो दो एक लॉजिक दे दिया आपको कि ये अगर संख्या 50 से बड़ी है तो आप पास हो जाओगे, नहीं तो क्या हो जाओगे दोस्तों? फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों लॉजिकल डिसीजन। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के
20% की ओर। 20% है दोस्तों ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? गेम खेलना, ऑनलाइन खरीद फरोख्त, डाटाबेस स्टोरेज या प्रिंटिंग का। तो ई कॉमर्स से क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं भाई साहब। क्या कर सकते हैं दोस्तों? ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है चारों में से वो कौन सा होगा भाई साहब? कौन सा होगा यहाँ पे सही जवाब दोस्तों? ये होगा दोस्तों ऑनलाइन खरीद फरोख्त। क्या होगा दोस्तों? ऑनलाइन खरीद फरोख्त। बी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? ऑनलाइन खरीद फरोख्त होगा यहाँ पे। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आपका सही हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है यूपीआई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यूपीआई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पेमेंट ट्रांसफर के लिए, टाइपिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, स्टोरेज के लिए। दोस्तों यूपीआई यानी कि यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होगा दोस्तों इसका पूरा नाम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये होगा दोस्तों पेमेंट ट्रांसफर के लिए। किसके लिए दोस्तों? पेमेंट ट्रांसफर के लिए होगा। तो 21वें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, पेमेंट ट्रांसफर के लिए। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? 2200 प्रश्न आपका। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटो ट्रांसफर मशीन, एनी टाइम मनी या ऑल टाइम मशीन। दोस्तों यहाँ पे आएगा एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या आएगा दोस्तों? ऑटोमेटिक टेलर मशीन आएगा, मतलब ए ऑप्शन इज राइट, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की और 23वां प्रश्न है शॉर्टकट कंट्रोल जेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? शॉर्टकट कंट्रोल जेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रीडू के लिए, अंडू के लिए, कॉपी के लिए या सेव के लिए? जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे, किसके लिए किया जाता है भाई? तो ये किया जाता है दोस्तों अंडू के लिए। किसके लिए दोस्तों? अंडू के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। रीडू के लिए करते हैं दोस्तों कंट्रोल और वाई का प्रयोग। कॉपी के लिए करते हैं दोस्तों कंट्रोल और सी का प्रयोग। और सेव के लिए करते हैं दोस्तों कंट्रोल और एस का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। फाइल एक्सटेंशन .xl SX किससे संबंधित है? वर्ड से, पेमेंट, पावर पॉइंट से, पेंट से या एक्सेल से? दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है अगर इसकी बात करें तो ये एक्सटेंशन होगा दोस्तों एक्सेल का। किसका होगा दोस्तों? एक्सेल का होगा। तो इस डी ऑप्शन इज राइट। बात करें दोस्तों वर्ड की तो ये होता है .docx होता है, और पावर पॉइंट की बात करें तो .pptx होता है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आप गलत नहीं करके आओगे अगर ऐसा पूछा जाता है आपसे तो। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न पूछ रहा है जब आप टेक्स्ट का फॉर्मेट जैसे कि बोल्ड, कलर, साइज एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहते हैं तो कौन सा टूल उपयोग करेंगे? कॉपी का, पेस्ट का, फॉर्मेट पेंटर का, क्लिपबोर्ड का? किसका करेंगे भाई? एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहते हैं फॉर्मेट को तो ये करेंगे दोस्तों फॉर्मेट पेंटर का। किसका करेंगे भाई साहब? फॉर्मेट पेंटर का करेंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को भी। तो ये 25 प्रश्न थे दोस्तों। इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं? बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से सभी बच्चे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए और बेटर तैयारी करते रहिएगा अपनी, और सारी क्लास देख लो मेरी आप। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।